चलो स्टार्ट करते हैं नया सेशन। ओके, इस वाले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। इवन अगर आप फ्यूचर में प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ में या दूसरी किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो तो भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, टॉपिक का नाम है कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न बाय वैल्यू। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है ना, चलो खैर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको ध्यान होगा ये जो सामने स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिख रहा है ये हम पहले भी बना चुके हैं, है ना। इसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले आपने अपना नाम प्रिंट किया था। ओके, उसके बाद कॉलेज का नाम प्रिंट किया था और सिटी का नाम प्रिंट किया था। और हर बार ये सारी चीजें प्रिंट करने के साथ साथ हम एक पिरामिड ऑफ स्टार भी प्रिंट कर रहे थे 5 लाइन का। ओके, ये 5 लाइन का पिरामिड ऑफ स्टार ना फिक्स था। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर उतनी बार लूप चला के काम कर लिया। हमारा लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार, तो 5 लाइन का पिरामिड ऑफ स्टार बना रहा है। ठीक है, अब ना मेरा टास्क थोड़ा सा चेंज हो गया है। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले आप अपना नाम प्रिंट करो, फिर जो पिरामिड है ना उसको 5 लाइन का प्रिंट करो, या फिर जो आपने कॉलेज का नाम प्रिंट किया है ना उसके बाद जो पिरामिड है उसको आप 10 लाइंस का प्रिंट करो। हो गया, 10 लाइन का पिरामिड बनना चाहिए। फिर जो सिटी है उसके बाद आपका जो पिरामिड है वो 15 लाइन का प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये लोग चाह रहे हैं। अभी मेरा प्रोग्राम ऐसा काम नहीं करने वाला है, बट ये रिक्वायरमेंट है। मतलब हमें शायद 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक 5 लाइन के पिरामिड के लिए, एक 10 लाइन के पिरामिड के लिए और एक 15 लाइन के पिरामिड के लिए। अब यार इतना ही करना है तो फंक्शन बनाए क्यों, एक एक बारी तो यूज करना है, वहीं के वहीं लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। कौन सा, जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कितना सिंपल, देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, जब आपने डिक्लेरेशन किया तो ये जो इसका ब्रैकेट है ना जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं ये खाली पड़ा है। आपको इसको खाली नहीं रखना है। यहाँ पर या तो इंट लिख देना है या कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैंने लिख दिया इंट एन। एन लिखना कंपलसरी नहीं है। इवन वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग। ओके, लेकिन अभी मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिख दिया, इंट एन। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमने जो पिरामिड नाम का फंक्शन बनाया है अभी तक ये खाली था, तो जब हम इसको कॉल करते थे तो इसके ब्रैकेट्स को भी खाली छोड़ देते थे, ऐसा रखते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। ये हमें कहां से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पिरामिड का जो ब्रैकेट है उसमें एक इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू पास की जा सकती है। ठीक है, अब जहां पर हमने डिफाइन किया ना वहां पर भी हम ऐसा ही कुछ लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, इंट एन। बहुत ध्यान से सुनना। जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया, ठीक है, अभी तो मैं ये फिक्स वैल्यू दे रहा हूँ 5, हो सकता है मैं यूजर से एंटर करवा रहा हूँ, है ना। सो जब हमने पिरामिड फंक्शन को कॉल किया तो ब्रैकेट में क्या पास किया, 5। ये 5 यहां से उठ के कहां आएगा, पिरामिड फंक्शन के पास। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वहां चले जाते हैं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन रखी है। इस बार फंक्शन की डेफिनेशन पे तो गए, लेकिन वो डेफिनेशन हमसे एक इंटीजर वैल्यू भी डिमांड कर रही थी। हमने कौन सी इंटीजर वैल्यू पास की, 5। ठीक है, यहाँ से जो 5 है ये किसके पास आ गया होगा, n के पास। ठीक है, कहने का मतलब है जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते टाइम उसमें क्या पास कर दिया, एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, हमने इंटीजर पास की है। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम वैल्यू पास कर देते हैं तो इसको कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो n है ये लोकल वेरिएबल है किसका, इस पिरामिड फंक्शन का। तो जैसे ही यहाँ से हमने कॉल किया इस n को 5 मिला, इसको मेमोरी एलोकेट हुई। यहाँ पर i और j भी लोकल वेरिएबल है, उनको भी मेमोरी एलोकेट हुई। यहाँ पर जो आपका 5 लिखा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, n। ये जो n है इसमें टेक्निकली क्या आ गया होगा, 5, है ना। यहाँ पर जो ये n है इसमें क्या आया, 5 आया ना। यहाँ से जैसे ही 5 आया ये लूप 5 बार चला, इसने 5 लाइन का पिरामिड ऑफ स्टार बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये 5 बता रहा है। ओके, जैसे ही इसका काम खत्म हुआ हम वापस गए। अगर आपको याद हो तो जब भी हम यहाँ से वापस जाते हैं तो यहाँ पर रखे हुए i और j की मेमोरी फ्री हो जाती थी, वैसे ही इस n की भी मेमोरी फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो इनका भाई है, इसी पिरामिड फंक्शन का ही पार्ट है ना। तो जो जो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करके बैठा था उस सबकी मेमोरी हो गई फ्री। हम वापस गए, जैसे ही हम वापस गए तो हम अगली लाइन पर आएंगे। हमने क्या प्रिंट किया, कॉलेज का नाम। जैसे ही कॉलेज का नाम प्रिंट किया हमने फिर से एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है पिरामिड। साथ में क्या लेके आए, 10। अच्छा, ये 10 कहाँ आया होगा, इस n में। ये वही n है या नया n होगा, ये डेफिनेटली नया n होगा। पुराना तो फ्री हो गया था ना, अब ये नया n आया है जिसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 10, क्योंकि इसने बताया कॉल करते टाइम यहाँ से पिरामिड फंक्शन साथ में क्या लाया, 10।
ये n 10 को रिसीव करेगा, हमारा i और j जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलने वाली है और ये j 1 से लेकर i तक चल रहा है, मतलब पिरामिड बनाएगा कितनी लाइन का, 10 लाइंस का। जब ये 10 लाइन का पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, सिटी का नाम। जैसे ही हम सिटी का नाम प्रिंट करेंगे हम फिर से पिरामिड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर आपको पुरानी थ्योरी याद हो तो जब हम यहाँ से वापस गए थे तो इन सबकी मेमोरी फ्री हो गई थी। वापस ही फंक्शन कॉल होगा तो फिर से नई मेमोरी एलोकेट होगी। नई मेमोरी के एन में कितना आया होगा, 15। फिर से i और j इनिशियलाइज होंगे 1 से, कहां तक जाएंगे, 15 तक। 15 लाइन का पिरामिड अब स्टार प्रिंट करेगा और वापस चला जाएगा। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। तो देखो फंक्शन एक ही बनाया लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसने थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दिया जाए, नाम प्रिंट किया, कॉलेज नाम प्रिंट किया, 5 लाइन का पिरामिड प्रिंट किया, कॉलेज का नाम प्रिंट किया, देन 10 लाइन का पिरामिड प्रिंट किया, देन सिटी का नाम प्रिंट किया और 15 लाइन का पिरामिड प्रिंट किया। आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी इजीली, है ना। सो अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो आपके सामने लिखा हुआ था, तो इसमें एक ही फंक्शन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। किसकी वजह से, कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। आप चाहो तो इसको खुद से लिख के भी रख सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको बाद में सेव कर दूंगा। आपको ध्यान होगा आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम भी बनाया था। ओके, सो आई थिंक ये वाला था, है ना, जिसमें हम 2 नंबर एंटर करवा रहे थे वगैरह वगैरह। एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये कोड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने एबीसी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। यार देखो, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ना इनके साथ में एक छोटा सा ड्रॉबैक जुड़ा हुआ है कि ये वेरिएबल बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते हैं। वही पेन के डब्बे वाला एग्जांपल याद होगा आपको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो, कि अगर पेन का डब्बा खुला पड़ा है तो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, मैं नहीं चाहता इसको हर कोई एक्सेस करे, तो इस चीज से बचने के लिए मैंने इनको यहाँ डिक्लेयर करना प्रेफर नहीं कर रहा। देखो, जहां सिक्योरिटी का ज्यादा लेना देना नहीं है वहां तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां सिक्योरिटी वाली बात आएगी वहां आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी अगर मैंने एक साथ सब कुछ उड़ा दिया ना इस प्रोग्राम में से, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि अ फंक्शन शुड नॉट प्रिंट समथिंग, शुड नॉट स्कैन समथिंग, अगर वो मेन फंक्शन नहीं है तो, अगर मैंने सारे रूल्स एक साथ लगा दिए ना तो आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं प्रोग्राम को अगेन 2 स्टेप में तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ओके, 2 मिनट रुको, मैं इस कोड में माइनर से एडिशन या चेंजेस कर दूं फिर आपको समझाता हूं। ओके, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इंट a कॉमा b। ओके, पूरा प्रोग्राम बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देन अभी इसको स्कैनिंग करने की परमिशन है वॉइड मेन को। ठीक है, इसको स्कैनिंग करने की परमिशन मान लो मैंने मना कर दिया कि देखो स्कैन नहीं करने दूंगा, तो प्रिंट तो कर सकता है लेकिन स्कैन नहीं कर सकता। ओके, मैंने इसको कंडीशन रख दी। थोड़ी देर बाद में प्रिंटिंग वाली परमिशन भी छीन लूंगा। आपको ध्यान होगा इसके पीछे मैंने पूरा एक एग्जांपल समझाया था कि हम क्यों इनसे परमिशन छीन लेते हैं स्कैनिंग प्रिंटिंग की। इसका काम टेक्निकली सिर्फ कितना होना चाहिए, एडिशन करने जितना। लेकिन अगर मैं इस लाइन को हटा दूंगा तो मुझे रिटर्न बाय वैल्यू भी इसी प्रोग्राम में मर्ज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कंफ्यूज करके क्रिएट नहीं करना चाहता। तो अभी इमेजिन करो, जो वॉइड मैन है वो स्कैन और प्रिंट दोनों कर सकता है, ये खाली प्रिंट कर सकता है, इसको स्कैन करने की परमिशन मैंने नहीं दी हुई है। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो सामने दिख रहा है, तो इसमें ए और बी किसके पार्ट है, वॉइड मैन के। ओके, क्लियरली विजिबल होगा। देखो ए और बी किसके पार्ट है, वॉइड मैन के, है ना। हमने इसमें डेटा स्कैन कर लिया। स्कैन, देखो ये यहाँ तक स्कैन हो चुका है। देन स्कैन करने के बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया। जैसे ही ऐड नाम का फंक्शन कॉल हुआ, हम यहाँ पर आए, हमने लिखा c is equal to a plus b। ये फिर से बुरा मान जाएगा, कौन abc भाई मैं नहीं जानता। एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल तो दे ही देते हैं, कौन सा, c नाम का। ओके, जो हमारा c नाम का वेरिएबल है अब वो एरर देना बंद कर देगा। ठीक है, और हम c को यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन अभी भी क्या इस प्रोग्राम में a और b इस फंक्शन को नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। a और b कहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर। ठीक है, अब हमें इन a और b को किसके साथ शेयर करना है, ऐड के साथ। ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल शेयर नहीं होते हैं, लोकल वेरिएबल का डेटा शेयर होता है। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी मैं जो बोल रहा हूँ।
जो लोकल वेरिएबल है वो लोकल स्कोप में होते हैं, उनका डेटा शेयर किया जा सकता है, वेरिएबल उसी स्कोप में रहेंगे, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना अगली स्टेप। हमने यहाँ लिखा int a, int b, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? जो हमारा void add है वो आज तक तो खाली था, दिख रहा है खाली, वो अब खाली नहीं रहेगा। वो कितने कंपोनेंट्स रिसीव कर सकता है? 2। पहला डेटा जाएगा A में, दूसरा डेटा जाएगा B में। ओके, हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर A और B लिखा है ना, इनका नाम आप X और Y लिख दो, P और Q लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करो सेम नाम लिखने की, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा A, B, सॉरी हमने यहाँ पर आकर के लिखा A, B, ठीक है। देन ये जो A, B लिखा है, अब देखो इस A की वैल्यू अगर A में जाएगी और B की वैल्यू अगर B में जाएगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ A की वैल्यू क्या है, तो आप A वाला ही जवाब दोगे। अगर A, B, X, Y, P, Q ऐसे मल्टीपल नाम रख दिए एक ही चीज के लिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे सेम नाम रखने की। ओके, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक ऐसा का ऐसा कहाँ पर हमें लिखना चाहिए? यहाँ पर भी लिखना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो आपने A और B पास किया है, इनको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, है ना। ये जो दोनों डेटा इनको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पर जहां पर आप डेटा रिसीव कर रहे हो, इसको कहा जाता है पैरामीटर। ओके, इसी कारण से इस फंक्शन को पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी कहा जाता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये जो फंक्शन है ये खाली नहीं है, खाली फंक्शन को नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन कहा जाता है, इस भरे हुए वाले को पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहा जाता है। पैरामीटर मतलब कौन? वो कंपोनेंट्स जो डेटा को रिसीव करेंगे। कौन से डेटा को रिसीव करेंगे? जो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में ऊपर से आएगा। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। ओके, हमने सबसे पहले void को डिक्लेयर किया। आज तक हम खाली वाला डिक्लेयर करते थे, आज हमने 2 पैरामीटर वाला डिक्लेयर किया। देन हमने लिखा void main, यहाँ पर हमने A और B 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इन दोनों में डेटा स्कैन करवाया। ये डेटा हमें किस तक भेजना था? इस ऐड तक भेजना था। तो जब हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया तो कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने A और B को कहां फॉरवर्ड कर दिया? यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर फॉरवर्ड किया, टेक्निकली यहाँ पर A और B में वो डेटा आ गया जो यहाँ से A और B में रखा हुआ था। मेरी बात को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल लो, मान लो A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से A और B नीचे नहीं आ रहे हैं, A और B की वैल्यू दैट इज 10 और 20 यहाँ पर आ रही होगी। वेरिएबल नीचे नहीं आते हैं, वेरिएबल का डेटा नीचे आता है, और उस डेटा को कॉपी करने के लिए हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाते हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ मेमोरी कितनी बर्बाद हो रही है। पहले आपने A और B में डेटा स्कैन किया तो 2-2 बाइट दोनों खाके बैठ गए, 4 बाइट बर्बाद हो गई। फिर यहाँ से जब हमने A और B को नीचे भेजा तो इसने फिर से कॉपी बनाई। वर्ड्स पे फोकस करो, कॉपी बनाई। कॉपी बनाने में एक्स्ट्रा डेटा खर्चा होगा, सॉरी एक्स्ट्रा मेमोरी खर्चा होगा। जो एक्स्ट्रा मेमोरी बर्बाद हुई उसका क्या बताऊंगा बाद में, उसका क्या, बट हाँ थोड़ी सी मेमोरी एक्स्ट्रा बर्बाद होती है, लेकिन फंक्शन का ओवरऑल यूज इतना अच्छा है कि हम इतनी मेमोरी के नुकसान को सहन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से A और B जो है वो यहाँ पर रिसीव हो गए। ठीक है, अब हमने int C में किसका एडिशन कर दिया? A और B का। टेक्निकली जो ऊपर स्कैन हुआ था डेटा वो नीचे पास हुआ, हमने उन दोनों का एडिशन किया और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, चला के दिखाता हूं उसको एक बार। जैसे ही हमने इसको रन किया, यहाँ पर आउटपुट विंडो पे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से मैंने यहाँ पर दिया 1 2 3, ओके एंटर किया, ये कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने दिया 4 5 6, एंटर किया, ये बता रहा है 5 7 9 टोटल इसका समेशन है। ओके, जो भी है पूरा का पूरा उसने चला दिया है। यू कैन नोटिस हमारे इस वाले फंक्शन ने, कौन से वाले फंक्शन ने, जिसका नाम है void add, क्या इसने कुछ स्कैन किया है? बिल्कुल नहीं, बट स्टिल जो डेटा यूजर से स्कैन होकर आया था ना वो यहाँ पर हमने भेज दिया है। ठीक है, अभी ये मत बोलना ग्लोबल वेरिएबल से भी यूज करके भी यही काम हो रहा था। मैंने क्या बोला? ग्लोबल वेरिएबल सिक्योर नहीं होते हैं। अब देखो, अगर हम इस void main में ऐड फंक्शन कॉल ही नहीं करते तो क्या ऐड के पास वो डेटा आ पाता जो मेन का लोकल डेटा था? बिल्कुल नहीं। मतलब मेन चाहेगा तो ही डेटा दूसरे के पास जाएगा, मेन नहीं चाहेगा तो दूसरे के पास डेटा नहीं जाएगा। इमेजिन करो यहाँ 10 फंक्शन और हैं लेकिन मेन ने उनको कॉल नहीं किया, तो क्या उनके पास मेन का डेटा गया? बिल्कुल नहीं। मेन अपना डेटा जिसके साथ शेयर करना चाहेगा उसी के साथ शेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो लोकल वेरिएबल में सिक्योरिटी होती है, ग्लोबल वेरिएबल में सिक्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए हम हर जगह ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। अपन इससे मिलता जुलता ना एक और कोड लिखते हैं। ठीक है, कैसे?
यहाँ पर हमने 2 नंबर स्कैन कराए हैं, इस कोड को भी कॉपी करके रख लिया जाए, बाद में काम आएगा। ओके, सो हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलो खैर, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फैक्ट। शायद फैक्टोरियल कैलकुलेट होने वाला है, हम n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, ऊपर वाली लाइन देख के समझ में आ रहा है, एक वॉइड फैक्ट नाम का फंक्शन होगा जो यूजर से एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। आई थिंक सो। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, देन एंटर अ नंबर मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स से एंटर अ नंबर, है ना, और इसको n में स्कैन करवा लेते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम ऐड की जगह कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, फैक्ट। ठीक है, इसके ब्रैकेट में हम क्या पास करेंगे, n। अब हमारे पास ऐसा एक फंक्शन होना चाहिए जो कि किसको रिसीव कर सके, n को रिसीव कर सके, और जिसका नाम क्या हो, फैक्ट। पूरा एक बार लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं f = 1 करके। ओके, सबको ध्यान होगा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन हमने यहाँ पर लगाया एक व्हाइल लूप। व्हाइल के अंदर हमने लिखा व्हाइल n is greater than 1, okay, f = f multiply by n, then n minus minus। ठीक है, यहाँ पर हमने कोड लिखा और बाहर आने के बाद हमने क्या किया, f को प्रिंट कर दिया। ठीक है, कर देते हैं यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। हमने यूजर से यहाँ पर वॉइड मेन के अंदर बोला एंटर नंबर, लेट्स से यूजर ने एंटर किया 5, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सबसे आसान है तो इसी को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। हमने फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया, यहाँ से 5 किस में आ गया, इस n में आ गया। हमने लिखा f = 1। अब अगर 5 बड़ा है 1 से तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, n की वैल्यू 4 हो जाए। 4 भी बड़ा होता है 1 से तो 5 × 4 20 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऊपर जाएगा 3 बड़ा होता है 1 से, 20 × 3 हो जाएगा, दैट इज 60, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। 60 × 2 120 होके f में आ जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 1 बड़ा होता है 1 से, नहीं, तो हम बाहर आ गए। हमने f को प्रिंट किया, दैट विल बी 120। ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। अगेन देख लो, क्या इसने कुछ स्कैन किया, नहीं, इसने स्कैन किया। इसको भी प्रिंटिंग की परमिशन दे रखी है, थोड़ी देर बाद अपन वो भी छीन लेंगे। ठीक है, चलो खैर इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पर आउटपुट मैसेज दे रहा है एंटर अ नंबर। मैंने यहाँ पर एंटर किया 5 और जैसे ही एंटर किया तो ये बोल रहा है सम = 120, जो कि डेफिनेटली एक मेरी टाइपिंग एरर है, इट शुड नॉट बी सम। ओके, यहाँ पर लिख दिया मैंने फैक्टोरियल = %d, f। ठीक है, अब अगर चलाओगे तो डेफिनेटली सम की जगह फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा, वो लॉजिकल एरर थी, जाने दो इसको। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गई। आप इस टाइप से बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। ओके, चलो वो प्रोग्राम्स मैं आपको लास्ट में दूंगा। अब मैंने जितना पढ़ाया है मैं इसी को एक बार रिपीट में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने समेशन वाला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया था, जिसमें हमने दो वैल्यू स्कैन करवाई थी, जो कि हमने यहाँ पर पास की थी। दिख रहा होगा जब ऐड को कॉल किया तो 2 डेटा पास किए हैं, इसने दोनों डेटा रिसीव किए और इन दोनों डेटा को प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये प्रिंट क्यों कर रहा है, इसका काम तो खाली एडिशन था ना, तो एडिशन करे बात खत्म। ये प्रिंटिंग वाली लाइन यहाँ थोड़ी ना होनी चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए ऊपर बोले तो यहाँ पर, यहाँ होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ पर हमें एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कर देते। ओके, सॉरी हमारा करना पड़ेगा। हमने क्या किया, int a, b, c लिख दिया। क्या अब ये कोड चल जाएगा, नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो c है वो इसका खुद का है जिसमें एडिशन हुआ है, और इस c के पास कोई डेटा ही नहीं है, तो आउटपुट गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। मतलब कोड तो चल जाएगा लेकिन वो सही तरीके से नहीं चलेगा, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब आपने फंक्शन को कॉल किया था तो ब्रैकेट में वैल्यू पास की थी ना, वो डेटा आ गया था। आप कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न बाय वैल्यू का। मतलब जब हम आए थे तो वैल्यू लेके आए थे, जब वापस जाएंगे तो भी वैल्यू लेके जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन वैल्यू लेके जाते टाइम ना रूल्स लग जाते हैं। जैसे पहला रूल, आप एक बार में एक ही वैल्यू ले जा सकते हो, ठीक है। और उसको ले जाने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न। रिटर्न के बाद आपको लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम जिसको आप रिटर्न करना चाह रहे हो। जैसे मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न सी, ठीक है। अब अगर आपने सी को रिटर्न किया तो सी रिटर्न नहीं होगा, सी की वैल्यू रिटर्न होगी। कहां पर, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। बताओ कहां से कॉल हुआ था, यहां से कॉल हुआ था, तो यहाँ पर सी की वैल्यू रिटर्न होगी। ओके,
अब आपको उसको किसी में रिसीव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसको रिसीव कर लिया ऊपर वाले वेरिएबल सी में। ये लाइन 2 मिनट बाद समझाता हूँ, पहले रूल्स पूरे कर लूं। अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू को यहां से रिटर्न कर रहे हो, अच्छा बताओ रिटर्न के आगे क्या लिखा है, सी। सी का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो इस केस में आपको जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका डेटा टाइप इस वॉइड की जगह पर लिखना पड़ेगा। मतलब इस ऐड के आगे अभी क्या लिख रहे हो आप, इंट। क्यों लिख रहे हैं इंट, क्योंकि अगर हमने इंट सी लिखा हुआ है, रिटर्न भी इसको किया है, तो जिस भी टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप ओवर हियर। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं। एक और चीज हमने यहाँ पर तो चेंज कर दिया, हमें ये चेंज यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहली लाइन देख के मुझे समझ में आ गया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनने वाला है जो हमसे 2 इंटीजर वैल्यू लेगा और हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं ताकि सिस्टम को पहली बार में समझ में आ जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, देन वॉइड मेन में आने के बाद हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ABC। स्टेप बाय स्टेप देखना, हमने पहली वैल्यू स्कैन कराई, हमने दूसरी वैल्यू स्कैन कराई, देन हमने ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया। जो डेटा हाईलाइट हो रहा है उसको नोटिस करो। ओके, यहाँ से ऐड ब्रैकेट में किस किस की वैल्यू लेके आया, ए और बी की। ए और बी का डेटा किसके पास आ गया, इन दोनों के पास। यहाँ पर इन दोनों का एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद हमने सी की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। जैसे ही हमने सी की वैल्यू को रिटर्न किया तो वैल्यू टेक्निकली यहाँ पर रिटर्न हुई होगी। इमेजिन करते हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। जैसे ही यहाँ से 10 और 20 आया तो सी में क्या आ गया, 30। हमने यहाँ से सी रिटर्न किया है 30, टेक्निकली 30, वो 30 यहाँ पर गया और यहाँ से किसमें कॉपी हो गया होगा, इसमें। मतलब इस वाले सी की वैल्यू भी क्या हो गई, 30। अगेन बोल रहा हूँ, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन रिकमेंडेड है सेम रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आया, हमने उसको प्रिंट किया तो सम इज इक्वल टू 30 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चला के देखें, क्या इस फंक्शन ने कुछ स्कैन किया, बिल्कुल नहीं। क्या इस फंक्शन ने कुछ प्रिंट किया, बिल्कुल नहीं। पूरा स्कैनिंग प्रिंटिंग का जो काम था वो इसने किया है ना, वो इसी का काम था। इसका काम सिर्फ एडिशन करना था, लेकिन साथ में 2-4 लाइनें ऐड करना पड़ गई। कारण था उसके पीछे कि इसके पास खुद का वेरिएबल होना चाहिए और रिटर्न करते टाइम हमें कुछ कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, चला के देख लेते हैं। आपके दिमाग में ऐसा थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि मैं एडिशन का प्रोग्राम क्यों लिखा हूं। देखो ऐसा है, मुझे कॉल बाय वैल्यू रिटर्न बाय वैल्यू पे फोकस करवाना है, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता तो आपका जो दिमाग है वो प्रोग्राम पे लग जाता, कॉन्सेप्ट पे नहीं लगता है ना। प्रोग्राम को छोड़ दो, ये देखो चल क्या रहा है इंटरनली, है ना। मतलब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, रिटर्न बाय वैल्यू क्या होता है। चलो खैर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3, यहाँ मैंने लिख दिया 4 5 6 और आउटपुट आ गया 5 7 9। एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसा करना चाहिए। ठीक है, अब सोचो अगर ये फंक्शन किसी हेडर फाइल में होता, मान लो ये फंक्शन इस हेडर फाइल में पहले से होता है, हम बना सकते हैं खुद की हेडर फाइल, सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर जाता है। जैसे आप प्रिंटफ यूज करते हो, स्कैनफ यूज करते हो ना, वैसे ही आप कौन सा फंक्शन यूज करने लग जाते हैं, ऐड, आपका काम हो जाता है। ऐसे ही इमेजिन करो फैक्ट नाम का एक फंक्शन, क्यों इमेजिन करें, क्यों ना लिख लिया जाए। ओके, वेट अ सेकेंड, एक नई फाइल बना ली जाए जिसके अंदर इसको पेस्ट कर दूं ताकि मैं आपको फ्यूचर में दे पाऊं। हम फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम कॉपी करके ले आते हैं। ओके, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम पूरा लिख दिया है। अच्छा ध्यान से देखो, हमारा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम एक वैल्यू स्कैन कर रहा है और वो किसको दे रहा है, इसको। ये उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंटिंग करना इसका काम है, बिल्कुल नहीं। तो प्रिंटिंग किसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करेगा, इसके पास तो कोई f नाम का वेरिएबल है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर f नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं, f इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ n। अब बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ से जब फैक्ट को कॉल किया तो उसमें n पास कर दिया, ये रहा n। ये पूरा f जो है ये चलेगा लूप के अंदर और फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। जब हमारा पूरा काम खत्म होगा तो हम क्या लिख देंगे, रिटर्न f। इससे क्या होगा, f की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देख के बताओ, f का डेटा टाइप क्या है, इंट। ये डेटा टाइप हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, इस वॉइड की जगह पर लिखना पड़ेगा। क्यों, बताया था जो भी डेटा रिटर्न करते हैं वो यहाँ मेंशन करना पड़ता है। ठीक ऐसे यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो फिर शॉर्ट में निपटाते हैं इसको। सबसे पहले हमने वॉइड मेन लिखा, इसके अंदर n और f नाम के 2 वेरिएबल लिए, एंटर नंबर करके यूजर से वैल्यू स्कैन करवा ली। फैक्ट में n को पास किया, हाईलाइटेड सेक्शन देख लो, n की वैल्यू इमेजिन कर लो 5 नीचे आया, यहाँ पर इसने पूरा 120 कैलकुलेट करके f में डाला और हमने 120 को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ होता है, जहां से कॉल हुआ था। बताओ कहां से कॉल हुआ था, यहाँ से।
जैसे ही यहाँ पर आया वो 120 किस में चला गया, f में, और हमने प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, रन करके देखने सही चल रहा है या नहीं। ओके, सो बोल रहा है एंटर नंबर, लेट्स से 5, और मैंने कर दिया एंटर, है ना। क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। ठीक है ना। सो इस प्रोग्राम में अगर आप नोटिस करो तो आपका जो फैक्ट नाम का फंक्शन है, क्या इसने कोई स्कैनिंग की नहीं, क्या इसने कोई प्रिंटिंग की नहीं, इसको एक हेडर फाइल में डाल देंगे फ्यूचर में, फिर हम सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखेंगे और फैक्टोरियल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा, समझ में आ रही है बात। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले सेक्शंस में सिखाने वाला हूँ। ओके, वो इसके अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए हमने, इसमें वो चीजें भी इंक्लूडेड है, हम खुद की हेडर फाइल बनाएंगे। ठीक है, चलो खैर आज का सेशन अपन यहीं ओवर करते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा टास्क आपके लिए। ठीक है, आपको पैलिंड्रोम नंबर या प्राइम नंबर या आर्मस्ट्रांग नंबर टाइप के प्रोग्राम जरूर याद होंगे, हमने पहले बहुत बार बताए हैं। आपको उसी टाइप के 2-4 प्रोग्राम उठाने हैं। कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर नंबर स्कैन करवाया, ओके, एंटर नंबर लिख के एन में डेटा स्कैन करवाया। आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है प्राइम नाम का। ठीक है, वो प्राइम नाम का फंक्शन एन की वैल्यू को लेके जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा वो प्राइम है या नहीं। आपको ध्यान होगा प्राइम वाले में आपने फ्लैग बिट का यूज किया था। ठीक है, हम वहां से फ्लैग बिट को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिसीव कर लेंगे, और यहाँ पर इस प्रिंटिंग की जगह पर एक इफ एल्स लगा देंगे कि अगर f की वैल्यू 0 है तो नंबर प्राइम, अगर f की वैल्यू 1 है तो नंबर नॉन प्राइम। ठीक ऐसे ही इमेजिन करो, यहाँ पर हमने एक और प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम n में एक डेटा स्कैन करा रहे हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है रिवर्स। रिवर्स नाम से क्या समझ आ रहा है, डेटा को रिवर्स करेगा। जैसे ही हम यहाँ पर रिवर्स वाले को n की वैल्यू देंगे, वो यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखेगा। आपको याद होगा पैलिंड्रोम में रिवर्स कैलकुलेट किया था। ओके, रिवर्स कैलकुलेट करने के बाद वो रिवर्स वैल्यू को, जो भी सम की वैल्यू आती थी ना रिवर्स वाली, वो रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास रिवर्स वैल्यू यहाँ पर है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर है। अगर दोनों सेम है तो नंबर पैलिंड्रोम होगा, तो नॉन पैलिंड्रोम होगा। बस इसी टाइप के प्रोग्राम आपको खुद से बनाने हैं। प्रैक्टिस कर लेना इनकी, कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके, चलो देन आज का सेशन अपन ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलो देन आज का सेशन ओवर।